हेलो एवरीवन, आई एम तैयब पाक। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है। इस जहाज के अंदर हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं। इस जहाज की कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। दोस्तों, पब्लिक और मीडिया दोनों में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर। 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा ये दुनिया का सबसे लंबा जहाज था। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी इसे बनाने के लिए वो काफी हैरान कर देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने के लिए कास्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट को लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। दोस्तों, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कभी न डूबने वाला। यानी ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम है जिसने इस जहाज को बनाया है। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने पब्लिक के सामने ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की तरफ जा रहा था वहाँ आइस मौजूद है, बड़े बड़े आइस के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग्स, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास गुजरने वाले जहाजों को रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़िए। दोस्तों, इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक दोबारा अपनी कोर्स को तब्दील कर लेता है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर हार के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रॉप्स इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। आस्ता आस्ता सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। इस 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। विदाउट मून कोई मून लाइट नहीं थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात। जहाज के ऊपर एक क्राउन नेस्ट होता है, यहाँ पर किसी को बिठा दिया जाता है कि जहाज के सामने क्या आ रहा है नजर रखते रहो। जो बंदा इस जगह पर बैठता है उसे बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ता है, बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती हैं। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्राउन नेस्ट में बैठा है। ये सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग्स। 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें और फिर फोन उठाकर कॉल करता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता और फिर चलाकर कहता है कि सामने आइसबर्ग्स है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन की बात को सुनते हैं और इंजन रूम को मैसेज देते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड पे मोड़ दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाके आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं होता बल्कि बर्फ का पूरा पहाड़ होता है। जहाज का फ्रंट राइट साइड वाला हिस्सा टकराता है इस आइसबर्ग के साथ। कोलिजन के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमसन एंड्रयू फोरर पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इम्पैक्ट की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए। उन्हें लगता था ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। टकराव के ठीक 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो को। जो आसपास जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। और सिग्नल भेजते हैं और भेजते हैं, कोई तो जहाज होगा आसपास जो हमारे सिग्नल को सुन ले। 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। ये जहाज टाइटैनिक के 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये जहाज अपनी टॉप स्पीड पर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो उसे टाइटैनिक तक पहुँचने के लिए 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। रात के 1 बजे तक पानी इतना भर गया था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जहाज डूबने लगा। कुछ लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए बचा लिया गया। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और आस्ता आस्ता डूबने लगा। इस जहाज में 2200 के करीब लोग थे, लेकिन सिर्फ 700 लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। 3 घंटे नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या जिनको तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी, ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकलता है वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 पर, करीब 1 घंटा लेट। उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज में मौजूद थे, लेकिन जो लोग लाइफ बोट्स पर मौजूद थे उन्हें सक्सेसफुली बचा लेता है ये जहाज। दोस्तों, टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद कई सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सी चली, कई इन्वेस्टिगेशन कराई गई।
लेकिन कहा जाता है कि कंपनी की तरफ से सख्त प्रेशर था कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में करीब 70 साल का अरसा लगा। ये थी आज की वीडियो टाइटैनिक शिप के हवाले से। अगर आपको हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।